बेटे हमने इस चैप्टर 11 के अंदर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये डिस्कस किया था और ये कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्सप्लेन की गई थी, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको ये बताया गया था कि यहाँ लिक्विड पैराफिन क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या वजह बताई गई थी? सर ताकि ऑक्सीजन जो है वो एंटर ना हो सके। हाँ, ये जो बॉइल्ड कूल्ड शुगर सोल्यूशन होता है इसके अंदर ऑक्सीजन शामिल ना हो सके, ऐड ना हो सके, ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो क्लियर हो जाए कि इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई है। सो इट इज द रिजल्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ना। यस सर। उसके बाद ये नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दे दिए गए थे जो कि डिस्कस कर लिए हमने। आज हमने पढ़ना है गैस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, कि इंसानों के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज है वो कैसे होता है। बड़े ऑक्सीजन जो है बताया कि इट्स ऑब्टेन्ड इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं ये ऑक्सीजन डायरेक्टली अपनी सराउंडिंग से लेते हैं, अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं जिसमें ये मौजूद होते हैं। तो अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन को देखते हैं तो उसमें आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, और वेस्ट प्रोडक्ट कोई भी हो तो बॉडी से उसका रिमूव करना ये जरूरी होता है। ठीक है, रिमूवल उसका बॉडी से जरूरी होता है। अब ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल एरियाज हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड लीव कर जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन एंटर होती है बॉडीज में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव करती है। वन गैस इज एंटरिंग एंड अदर इज लीविंग। ठीक है, एक गैस जैसे में दाखिल हो रही है, दूसरी खारिज हो रही है। तो दीज आर द सर्फेसिस फॉर गैस एक्सचेंज। गैस के एक्सचेंज के लिए सरफेसेस होती हैं। तो दे सरफेस बताया कि हैव टू बी परमिएबल। अब परमिएबल क्या होती हैं? जिनमें से मॉलिक्यूल्स पास हो सकें। एक होती है इम्परमिएबल चीज कि जिसमें से कोई शय पास ना हो सके, और परमिएबल मीन पोरस जिसमें से मॉलिक्यूल्स पास हो सकें। और परमिएबल के साथ भी एक टर्म यूज होती है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल उसे कहते हैं जिसमें से छोटे मॉलिक्यूल पास हो जाएं लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स पास ना हो सकें। ओके सर। छोटे मॉलिक्यूल जिसमें से पास हो सके और बड़े ना पास हो सके उसे क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल उसे कहते हैं। अब ये जो सरफेसेस हैं इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए जो कि इस गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकें? दे आर थिन, ये बारीक होती हैं। उसका फायदा क्या होगा? क्विकली डिफ्यूजन हो सकेगी। गैसेस जो हैं वो तेजी से इन मेम्ब्रेन्स के आस पास जो है, आर पार जो है वो जा सकेंगी, अक्रॉस द मेम्ब्रेन जिसे हम कहेंगे कि इजीली गैसेस पास हो सकेंगी। दूसरी बात कि दे आर क्लोज टू एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू टेक गैसेस टू एंड फ्रॉम एक्सचेंज सरफेस। कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी एक तो एफिशिएंट सिस्टम होना चाहिए और ये उसके करीब होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उस सिस्टम के करीब होनी चाहिए सरफेसेस। तीसरी बात कि लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए ताकि गैसें ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब हो सकें, और गुड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। ब्रीदिंग मोमेंट्स के जरिए इन सरफेसेस को ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट बताया ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम का बताया। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स आपको डिस्कस की जाएंगी जो गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती हैं। तो इनमें दो लंग्स होते हैं
हर जो लंग होता है उसमें टाइनी एयर स्पेसेस होती हैं जिन्हें एयर सैक्स या एल्वेओलाई कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है। ये सरफेसेस जो हैं पता है कि दे आर सो फुल ऑफ स्पेसेस, लंग्स फील वेरी लाइट एंड स्पॉन्जी टू टच। लेकिन लाइट से होते हैं और स्पॉन्जी से टच करने से स्पॉन्जी महसूस होते हैं। द लंग्स आर सप्लाइड विद एयर थ्रू द विंड पाइप ऑफ ट्रैकिया। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन, ये देखें ये लंग्स हैं। अब इनमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो इस ट्रैकिया के रास्ते होती है। ये ऊपर लेयरिंग्स है, उसके नीचे ट्रैकिया स्टार्ट हुआ जिसमें ये सी शेप्ड कार्टिलेजेस हैं जो इसको ओपन रखते हैं, कोलैप्स नहीं होने देते। इधर आकर ये Yes, sir. ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है और हर ब्रोंकस अपनी अपनी साइड के लंग्स में जा रही है। और ब्रोंकस आगे देखें, ब्रोंकाई तो दो को कहा था ना, ये आगे ब्रोंक्यूल्स बनाती है और हर ब्रोंक्यूल आगे देखें एंड पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होता है जिन्हें हम एल्वेओलाई कहते हैं। एल्वेओलाई जो Yes, sir. हैं वो मैं आपको अलग एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पे एल्वेओलस को अच्छा शो किया हुआ है। ये एक एल्वेओलस है, ये उसके अंदर की स्पेस है। और इसके बाहर अगर आप देखें ये जो डबल लाइन शो की है, ये डबल लाइन जो है ये इस एल्वेओलस की वॉल है। ये इसकी वॉल या इसकी बाउंड्री जो है उसको शो किया। इसके बाहर आप देखें ये ब्लड कैपिलरी है जिसके अंदर ये ब्लड सेल्स शो किए हुए हैं। तो ब्लड जो है वो एक साइड से एंटर होगा और इधर से मूव करता हुआ ये दूसरी साइड से निकल जाता है। ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वेओलस के अंदर आ जाती है, ये एरो शो कर है। और जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज कर जाती है। और ये ब्लड जब वापस जाएगा तो ऑक्सीजनेट होकर जाएगा, ऑक्सीजन रिच होकर जाएगा। बेटे पाथवे जो है, पाथवे टू द लंग्स, नोज एंड माउथ जो है, नाक या मुंह के रास्ते हवा दाखिल होती है मुंह के अंदर और उसके बाद वो ये आप पार्ट सीधा से देख लें कि उसके बाद वो इसमें ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया से होती हुई वो लंग्स में चली जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और डायग्राम एल्वेओलस की शो करता हूँ। ये बेटे एल्वेओलस ही है जैसा आपने उधर बुक में देखा है। इधर से ये एरो शो कर रहा है ब्लड एंटर हो रहा है जो ब्लड कैपिलरी के अंदर। लेकिन ये उसी तरह है ना जैसा आपने उधर बुक में देखी है जीसीसी बुक में, कि ये इसकी एल्वेओलस Yes, की sir. अपनी दीवार है ये वाली जो उधर डबल लाइन से शो की हुई थी ना। तो यहाँ उसको सेल्स की लेयर्स के साथ शो किया हुआ है कि ये एक सिंगल लेयर है सेल्स की, वन सेल थिकनेस होती है इसकी। और इसके अंदर ये जो आप ब्लू कलर देख रही हैं, ये ब्लू कलर जो है ये मॉइस्चर होती है, वाटर की एक लेयर सी होती है। गैसेस इसके अंदर डिजॉल्व होकर डिफ्यूज करती हैं अक्रॉस द वॉल ऑफ एल्वेओलस। अब इसकी दीवार के साथ देखें ये ब्लड कैपिलरी आ रही है, इधर से स्टार्ट हो रही है और इधर जा रही है। इधर से ब्लड एंटर हो रहा है जो कि पल्मोनरी आर्टरी के जरिए आता है लंग्स में। और उसका कलर देखें ब्लू शो किया हुआ, ब्लू क्यों है? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। यही ब्लड जो है जब ऑक्सीजन इसमें शामिल हो जाती है, ऑक्सीजनेट हो जाता है, तो उसका कलर देखें अब चेंज होना शुरू हो गया। इधर आकर देखें वो रेड कलर हो गया है। तो रेड कलर शो करता है सैचुरेशन ऑफ सैचुरेशन विद कार्बन विद ऑक्सीजन से, कि ब्लड जो Okay, है sir. वो सैचुरेट हो गया है, कि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा शामिल हो गई है। ये ऑक्सीजन देखें रेड एरो से शो की, और ब्लू एरो से क्या शो किया है? कार्बन Blue arrow, डाइऑक्साइड। sir, carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है? Sir, capillaries. हाँ जी, ब्लड से कहाँ जा रही है? एल्वेओलस के अंदर आ रही है। Yes, sir.
और एल्वेोलर से फिर बाहर चली जाएगी इधर ब्रोंकियोल के अंदर, और ब्रोंकियोल से पीछे ब्रोंकाई, फिर ट्रैकिया, और उसके बाद बाहर खारिज हो जाएगी। तो ये था गैसियस एक्सचेंज ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। यस सर। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है, लाइक इट्स बेटर टू ब्रीथ थ्रू योर नोज, कि नाक के जरिए सांस लेना जो है ये बेहतर रहता है। स्क्रीन में बात नजर आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, नाक के जरिए सांस लेना बेहतर क्यों रहता है? क्योंकि जो स्ट्रक्चर ऑफ नोज है, इट अलाउज एयर टू बिकम वार्म। नाक के अंदर बेटा एक तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर होते हैं, बाल होते हैं, जिनके अंदर कोई डस्ट वगैरह है तो वो एंटेंगल हो जाती है, स्टिक हो जाती है, और आगे नहीं जा पाती लंग्स के अंदर। दूसरा, इसमें म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस पैदा करती हैं। ये देखें, ये गोबलेट सेल्स शो की हैं, जो गोबलेट, ये जो है ना, इसकी रेस्पिरेटरी पैसेज जो है उसकी लाइनिंग को शो किया जा रहा है। तो उसकी लाइनिंग दीवार जो उसमें ये गोबलेट सेल्स होते हैं जो उस म्यूकस पैदा करते हैं। उसके बाद ये सीलिया टाइप स्ट्रक्चर्स होती हैं। जब कोई डस्ट या जरासीम वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह अगर एंटर होते हैं, हवा की नाली में जाते हैं, तो ये जो सेक्रेशन होती है वो इसके अंदर स्टक हो जाते हैं, और ये सीलिया की बीटिंग के जरिए जो है वो वापस एक उस इसी म्यूकस के अंदर शामिल होकर वापस आते हैं ऊपर गले की तरफ, और जिसको हम बाहर खारिज कर सकते हैं। तो यस नाक सर। के जरिए सांस लेने का फायदा क्या होता है कि एक तो हवा फिल्टर हो जाती है। दूसरा, फिल्टर कैसे होती है? बालों के जरिए, जो नाक के अंदर बाल होते हैं, और दूसरा नाक में जो नेजल सेक्रेशंस होती हैं, म्यूकस सा होता है, म्यूकस लेयर, उसके अंदर वो जो डस्ट वगैरह होगी या बैक्टीरिया वगैरह, वो आगे नहीं जा सकते बल्कि वहीं पे स्टक हो जाते हैं। और अगर आगे जाते भी हैं तो ये सिस्टम आगे जो है गोबलेट सेल्स वाला, और उसके से पैदा होने वाला म्यूकस, फिर सीलिया की एक्शन की वजह से वो मटेरियल वापस आ जाता है। तो हमने माउथ और नोज जो है इसको देखो। उसके बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया ये नाली है, ये वाली नाली, जो कि लेरिंग से स्टार्ट होकर लंग्स तक जा रही है। इसमें ये जो सी यस शेप्ड सर। कार्टिलेज होते हैं, इन कार्टिलेज का मकसद होता है इसको कोलैप्स ना होने देना, खुला रखना। यही कार्टिलेज जो ट्रैकिया है, ये आगे जब लंग्स के लेवल पे पहुंचती है तो ये ब्रोंकाई में चेंज हो जाती है। इसके अलावा आपको ट्रैकिया के अंदर ये एक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, लेरिंग्स। इस लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वोकल सैक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं। और उन वोकल कॉर्ड्स हैं क्या? ये मस्कुलर फ्लैप्स से होते हैं। तो उनके अंदर जब वाइब्रेशन पैदा होती है तो आवाज पैदा होती है। ये वोकल कॉर्ड्स का काम मैंने बताया। फिर हवा नीचे ब्रोंकाई में, जो कि ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में चेंज हो जाती है, और हर ब्रोंकास अपनी अपनी साइड के लंग्स में, यानी राइट और लेफ्ट लंग्स में जाती है। और जब लंग्स में ब्रोंकाई पहुंचती हैं तो आगे डिवाइड होकर छोटी छोटी ट्यूब्स बना देती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब एल्वेओलाई जो है वो क्या है? जो अभी आप देख चुकी हैं कि हर ब्रोंक्यूल के सिरे पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर को हम एल्वेओलस कहते हैं, ये प्लूरल है, एल्वेओलाई। और गैसियस एक्सचेंज जो लंग्स के अंदर होता है वो सारे का सारा इन्हीं एल्वेओलाई के लेवल पे होता है। ठीक है, अब ओके सर। गैसियस एक्सचेंज तो क्लियर हो गया ना, ये मैंने आपको दूसरी पिक्चर से भी कर दिया है। जी सर। तो ये क्वेश्चंस जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं इनको आपने देखना है। तो आपका जो आपकी असाइनमेंट होगी उसके अंदर इनमें से भी क्वेश्चन शामिल हो सकते हैं। ओके सर। यहाँ बताया कि वॉल्स जो एल्वेओलाई की होती हैं उसकी कई फीचर्स हैं। एल्वेओलाई की वॉल्स की फीचर्स देखें। नंबर 1,
पहली बात है कि वो थिन होती है, बहुत बारीक होती है, वन साइड उसकी थिकनेस होती है। कैपिलरी वाल्व्स का बताया कि ये सिर्फ देखा ना, ओनली वन सेल थिक। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है only has to diffuse across this small thickness to get into the blood, कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्लड में शामिल होने के लिए सिर्फ इसकी बारीक सी थिकनेस जो है, इसकी लेयर है, उसको ही क्रॉस करना होता है। दूसरी बात कि इनमें एक्सीलरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ब्लड कॉन्स्टेंटली पंप होता रहता है लंग्स के अंदर, ताकि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है उसके साथ गैसेस एक्सचेंज हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल सके और ऑक्सीजन जो है वो अब्सॉर्ब करवाई जा सके। तो इस पर्पस के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। उसके बाद ये ब्रीदिंग मूवमेंट्स क्या हैं? ब्रीदिंग मूवमेंट्स बेटे, जो हम हवा का जो है लंग्स के अंदर ले जाना और लंग्स से जो बाहर हवा का निकालना है, अब लंग्स के अपने अंदर तो ये एबिलिटी नहीं है, ना वो कंट्रैक्ट कर सकते हैं ना रिलैक्स कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी हमारी चेस्ट कैविटी की मूवमेंट्स होती हैं जो फैसिलिटेट करती हैं लंग्स की इस मोशन को। और वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं? वो हैं इंटरकोस्टल मसल्स। ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं रिब्स के दरमियान होते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ठीक है, ये दो तरह के होते हैं, यहाँ दोनों किस्में नहीं लिखी। जो रिब्स होती हैं उनको एक तो बाहर से मसल अटैच होते हैं, वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है। जो अंदर वाली साइड से होते हैं वो इंटरनल इंटरकोस्टल है मसल्स। समझ आ रही? हेलो। जी सर आ रही। ओके, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं और डायफ्राम भी कंट्रैक्ट करती है, तो उसका रिजल्ट ये होता है कि डायफ्राम फ्लैट सी हो जाती है, लेस डोम शेप हो जाती है। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके कंट्रैक्ट करने से रिब्स आगे को और बाहर को उठती हैं। अब रिजल्ट इसका ये होता है कि चेस्ट कैविटी की स्पेस बढ़ जाती है और बाहर से हवा अंदर को रश करती है लंग्स के अंदर और लंग्स भर जाते हैं। इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन, यानी हवा का जिस्म के अंदर दाखिल करना। ये ब्रीदिंग इन या इंस्पायरेशन इसको कहते हैं। अब जब हवा लंग्स में आ गई है तो आगे कहाँ जाएगी? लंग्स के अंदर तो आगे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एल्वेओलाई में जाती है और एल्वेओलाई से आगे जो है वो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। हाँ, ब्लड, ब्रोंकाई, पहले ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वेओलाई। एल्वेओलाई तो एंड पे स्ट्रक्चर्स आती है ना। एल्वेओलाई के लेवल पे गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा ब्लड के दरमियान और हवा जो लंग्स की उसके दरमियान। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में रिलीज हो जाती है, तो उसको जिस्म से खारिज करने के लिए ये ब्रीदिंग आउट का मैकेनिज्म यूज होता है, जिसे एक्सपायरेशन, एक्सपरेशन कहा जाएगा या फिर एक्सहेलेशन कहते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने आपको ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है कि हाँ ब्रीदिंग आउट कैसे हो गई ये तो बढ़िया समझ लें। ब्रीदिंग आउट में ये होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ना, इंटरनल वाले, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के अंदर वाले, वो यस सर। कंट्रैक्ट करते हैं और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करते हैं, और जो डायफ्राम है वो भी रिलैक्स करती है। रिजल्ट ये होता है, ये देख, ये इंस्पायरेशन का दिखाया। जब हवा अंदर ले जानी है उस वक्त डायफ्राम थोड़ी सी फ्लैट होती है और चेस्ट कैविटी आगे को और बाहर को खुलती है, ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर भर जाएगी। लेकिन लेकिन ना रिब केज रेज्ड, डायफ्राम लोअर्ड। अब उससे अगला स्टेप क्या है? इसी को हम उल्ट कर लेंगे एक्सपायरेशन में। उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं, इंटरनल वाले कंट्रैक्ट करते हैं, और डायफ्राम के मसल जो हैं ये डायफ्राम के रिलैक्स होने की वजह से ये मोर डोम शेप हो जाती है।
देखें ये ज्यादा होगी ना डोम शेप, तो इसके डोम शेप होने से और रिब केज के नीचे बैठने से लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसका रिजल्ट ये होता है कि हवा बाहर को निकल जाती है। ये था एक्सपायरेशन। यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजें हैं। कंपेयर द डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज एंड ब्रीदिंग एंड द कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। हाँ ये चीजें आप देख लें। हाँ जी, रेस्पिरेशन इसलिए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल्स के अंदर, जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम कह सकते हैं, जिनमें ऑक्सीजन यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद गैस एक्सचेंज जो है, एक्सचेंज ऑफ गैस ये रेस्पिरेटरी सरफेस के अक्रॉस से होता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है इट इज टेकन इनटू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। हाँ जी, गैसेस एक्सचेंज के बाद जो ये ब्रीदिंग का कहा, ये मस्कुलर मूवमेंट्स को कंसिडर किया जाता है जिनके जरिए रेस्पिरेटरी सरफेस जो है इट इज सप्लाइड विद ऑक्सीजन, कि उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर देखें वाज़ेह लिखा हुआ है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंटेजेस हैं या अच्छा ऑक्सीजन का इनटेक हो गया, ये उनकी परसेंटेजेस दी हुई है, आगे यूज क्या है फॉर डिफरेंट। और आगे कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें, ये इनकी परसेंटेज है इंस्पायर्ड के अंदर, फिर एक्सपायर्ड के अंदर। और वाटर कंटेन वाटर कंटेंट जो है ह्यूमिडिटी होती है जो कि मैंने ली, तो वो क्या होगी, वाटर को आगे हाँ यहाँ पे जो है, वेरिएबल। हाँ वाटर का कहा कि वेरिएबल, वेरिएबल क्या कि कम या ज्यादा हो सकता है। ओके। एक्सपायर्ड एयर का हाई ऑलवेज हाई, कि पानी की मिकदार हमेशा ज्यादा होती है। तो गैस एक्सचेंज सरफेसेस का बताया कि वो बनी किसकी, लिविंग सेल्स की बनी है। सो मच बी केप्ट मॉइस्ट, सो मस्ट बी केप्ट मॉइस्ट, नाइस होनी चाहिए। हाँ जी, उसके बाद आपको नेक्स्ट बताया गया आर्गन एंड नोबल गैसेस 1% जिनका कोई यूज नहीं होता। वाटर कंटेंट से ह्यूमिडिटी का बता दिया गया कि इसमें वेरिएबल है या हाई है। उधर गैसेस एक्सचेंज जो है surfaces they are made of living cells, so must be kept moist, ठीक है, नमी होनी चाहिए ताकि मॉइस्चर जो है उसमें डिजॉल्व होकर सब्सटेंसेस का एक्सचेंज हो सके। टेम्परेचर वेरिएबल होता है, टेम्परेचर का जो फैक्टर ये क्या है यहाँ पे वेरिएबल होता है और हमेशा ये तकरीबन ज्यादा होता है, वेरी हाई। गैस एक्सचेंज सरफेसेस जो हैं दे आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स, सो must be kept moist, some of this moisture evaporate into air। कहा कि गैसेस एक्सचेंज सरफेसेस जो हैं वो कैसे बनी है, लिविंग सेल्स की बनी है। So much be kept moist, some of this moisture का बताया कि evaporates into the air। उसके बाद लास्ट में था ये वाटर कंटेंट्स का आपको बताया कि उसके बाद टेम्परेचर है वेरिएबल है, यानी कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। और आपका ऑलवेज वार्म, टेम्परेचर के ऑलवेज वार्म सिचुएशन होनी चाहिए।
अच्छा बेटा, यहाँ फिर जो है एक्टिविटी दी हुई है जिसमें लाइम वाटर डाला हुआ है और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स होता है, ऊपर ये रबर ट्यूबिंग दी हुई है। तो ये ऑपरेटस जो है वो सेट किया गया कंपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर, इन दोनों में कंपोजिशन में डिफरेंट। अच्छा बेटे, जहाँ तक हमने इसको स्टडी किया उसके बाद एक्सरसाइज एंड ब्रीदिंग रेट है। ये तो बड़ा सिंपल से, आप एक्सरसाइज करेंगे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, रनिंग करें, जॉगिंग करें, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है उस वक्त। उस एनर्जी को पूरा करने के लिए खुराक वगैरह जो डाइजेस्टेड है ये तो सेल्स तक पहुंची होती है, तो ऑक्सीजन फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। एक्सरसाइज से बस इतना याद रखें कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ये ब्रीदिंग ही फास्ट हो जाता है। ये देखें, ग्लूकोज था तो उससे लैक्टिक एसिड बना और एनर्जी रिलीज हुई। ये समरी दी हुई है, कुछ पॉइंट्स आपके जो हैं इसके, और उसके बाद यहाँ कुछ चैप्टर के एंड पे कुछ आ जाए शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, सिंपल सी चीज़ें, तो आप देख लें उसको। अदरवाइज और को खास नहीं, यही चीज़ें थी जो इस चैप्टर की मेन थी जो डिस्कस होगी। हाँ बेटे, जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो क्लियर हैं आपको? जी सर। अच्छा चलें, ठीक है, फिर आप याद करें इनको। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़।